हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ओनली पीसेस पर। तो आज का हमारा टॉपिक है सूर राजवंश और उसका सबसे महत्वपूर्ण राजा है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने कौन कौन से काम करवाए, शेरशाह सूरी ने कौन कौन से युद्ध करे, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली ये लेक्चर हिंदी मीडियम में रहेगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश मीडियम में भी देखना है तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स ही करवाया है। लेकिन मेजर जो डोमिनेट इसमें करेगा वो हिंदी मीडियम है। तो शेरशाह सूरी जो है वो एक जमींदार का बेटा था। तो जमींदार का बेटा था तो उसको भारत के भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि जब भी कोई आदमी आदमी जिस फील्ड में होता है तो उसको उस फील्ड की अच्छी नॉलेज हो जाती है। जैसे आज आप चीफ मिनिस्टर्स को भी देखोगे, जैसे आप अरविंद केजरीवाल को देखोगे, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इसलिए इतना अच्छा काम करवा रहे हैं क्योंकि उससे पहले वो उस फील्ड में थे। उससे पहले वो एक आईएएस ऑफिसर थे, तो उनको प्रशासन कैसे चलाना है, रेवेन्यू कैसे चलाना है, राजस्व व्यवस्था क्या होती है, ये सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल को पहले से पता थी, क्योंकि वो उस फील्ड में थे। तो जब भी कोई आदमी जिस फील्ड में होता है तो उसको उस फील्ड की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो शेरशाह सूरी को भी अपने फील्ड की काफ़ी नॉलेज थी, भू राजस्व व्यवस्था जो भारत की है उसके बारे में उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, क्योंकि वो एक जमींदार का बेटा था। तो सबसे पहले जब शेरशाह सूरी पावर में आते हैं तो सबसे पहले वो भूमि सुधार करते हैं, यानी कि लैंड रिफॉर्म। अब एक जो किसान होता है ना, उसके तीन शत्रु होते हैं पुराने समय में। आज के समय में तो खैर नहीं है इतने, लेकिन पुराने समय में जब एक किसान होता था उसके तीन शत्रु होते थे। पहला होता था राज्य। राज्य क्यों शत्रु होता था? क्योंकि राज्य उससे टैक्स लेता था, कर लेता था उनसे एक तरह से, कि जितना आप फसल पैदा कर रहे हो उसमें से हम कुछ कर हम आपसे ले लेंगे। तो एक शत्रु हो गया राज्य। दूसरा कौन सा होता था? जमींदार। अब जमींदार क्या करता था? जमींदार जो उनसे काम करवाता था और जो उनके पास एक्स्ट्रा जो सेस होता था ना, वो उनसे ले लेता था। जो भी उनके पास एक्स्ट्रा कोई चीज बचती थी, जैसे कि फसल बच गई या फिर उनके पास पैसा बच गया, वो उनसे ले लेता था। तो दूसरा शत्रु कौन था? जमींदार। और तीसरा शत्रु था साहूकार। साहूकार कैसे था? क्योंकि किसान क्या करते थे पुराने समय में कि ये जो साहूकार है ना, लैंडलॉर्ड जो है, मनी लैंडर्स जो हैं, जो उधार देते हैं पैसे, इनसे पैसे उधार ले लेते थे। तो जब वो किसान चुका नहीं पाते थे तो वो साहूकार या फिर लैंडलॉर्ड क्या करते थे, वो लोग आते थे और उस किसान की सारी फसल लेकर चले जाते थे। तो किसान के बेसिकली तीन शत्रु थे, राज्य, साहूकार और जमींदार। देखिए, ये जो लेक्चर है ये यूपीएससी के लिए भी काम का है और स्टेट पीसीएस के लिए तो काम का है ही। उसके अलावा अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपके काफ़ी काम आएगा। इसमें जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप यहाँ से देख लोगे, उसके बाद आप किसी भी किताब से थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, आपको शेरशाह सूरी और सूर राजवंश है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शेरशाह सूरी, मैंने बताया कि जब भी वो पावर में आया, शेरशाह सूरी जब भी शासन करने लगा तो उसने सबसे पहले क्या किए? भूमि सुधार किए, लैंड रिफॉर्म किए। और उसमें पहली चीज उसने किया भूमि का माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लैंड। सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ये कहा कि पता तो लगे कि किस आदमी के पास कितनी जमीन है। जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा हम कर कैसे लेंगे, हम टैक्स कैसे लेंगे? तो हमें पहले पता तो लगे कि किस आदमी के पास कितनी जमीन है। तो उसने क्या किया? भूमि का माप लेना शुरू किया। और मापने के लिए जो यंत्र यूज किया गया उसको बोला गया जरीब। क्या बोला गया? जरीब। ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में सीधे भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जमीन को टुकड़ों में बांट दिया। शेरशाह सूरी ने जमीन को टुकड़ों में बांट दिया। और कैसे बांटा? उर्वरता के आधार पर। उर्वरता मतलब फर्टिलिटी के आधार पर बांट दिया, यानी कि भूमि जो है वो कितनी उर्वर है, यानी कितनी फर्टाइल है, कितना फसल पैदा कर रही है। जो भूमि 7 क्विंटल पर बीघा पैदा करती थी उसको बोला जाता था अच्छी भूमि, यानी कि गुड लैंड। जो भूमि 5 क्विंटल पैदा करती थी उसको बोला जाता था मध्य भूमि। और जो भूमि 3 क्विंटल पर बीघा पैदा करती थी उसको बोला जाता था खराब भूमि, यानी कि वो भूमि जो है वो कृषि के लिए अच्छी नहीं है। और इन तीनों का जो औसत है वो लिया जाता था कर के रूप में, यानी कि टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में, राजस्व के रूप में। इन तीनों का जो औसत है, यानी कि 7, 5 और 3/3, इन तीनों का जो औसत है ना वो लिया जाता था राजस्व के रूप में, यानी कि कर के रूप में। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने क्या किया? भूमि का नाप लेना शुरू कर दिया और उनको बताया कि पहले पता तो लगे किसके पास कितनी जमीन है। तो भूमि को नाप दिया और नापने के बाद उसने भूमि को टुकड़ों में बांट दिया उर्वरता के आधार पर। दूसरा जो शेरशाह सूरी ने जो सुधार किया वो था रे सिस्टम। रे सिस्टम क्या होता है? जो आज भी हमारी सरकार यूज करती है, आज भी इसका यूज भारतीय जो सरकार है, भारत सरकार है वो कर रही है। क्या मतलब है इसका? एमएसपी,
यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको क्या बोला गया? रे सिस्टम। और ये किसके बेसिस पे था? किसके बेसिस पे था ये? कि कितनी फसल पैदा हो रही है उसका हम कितना दाम लेंगे, ये फिक्स कर दिया गया था कि इस इलाके में इतनी फसल है तो हम ये फसल इससे कम मूल्य में नहीं लेंगे। यही तो आज भारतीय सरकार करती है। तो इसको क्या बोला गया? रे सिस्टम, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या कहा गया? रे सिस्टम। तीसरा जो सुधार उसने किया वो था पट्टा और कबूलियत। पुराने समय में क्या होता था कि जो किसान थे, जो किसान थे ना, वो काफी शोषित होते रहते थे, क्योंकि जमींदार उनका काफी शोषण करते थे एक तरह से। और जो स्टेट है यानी कि राज्य है वो भी उनका शोषण करता था। वो शोषण कैसे करता था? उनसे एक्स्ट्रा राजस्व कर ले लेता था। और जो जमींदार कैसे शोषण करते थे, वो भी उनसे एक्स्ट्रा राजस्व या फिर कर ले लेते थे। तो पुराने समय में ऐसा क्यों था? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि जमीन कितनी है। किसान भोले भाले थे, उनको पता ही नहीं था। तो शेरशाह सूरी ने दो चीजें निकाली, पट्टा और कबूलियत। पट्टा मतलब दस्तावेज। पट्टा और कबूलियत ये दोनों क्या चीजें हैं? दस्तावेज हैं ये। पट्टा वो दस्तावेज है जो किसान के पास है, और कबूलियत वो दस्तावेज है जो राज्य के पास है। अब पट्टा जो दस्तावेज है वो किसान के पास है, तो किसान को पता है मेरे पास इतनी जमीन है, यानी कि उसके पास सपोज 2 बीघा जमीन है, तो ये एक पट्टा दे दिया जाता था किसान को कि ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज तुम्हारे पास है, मतलब तुम्हारे पास 2 बीघा जमीन है। और ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज राज्य को दे दिया जाता था कि हाँ भाई इस किसान के पास इतनी जमीन है। अब इससे क्या हो रहा था कि जो जमींदार थे वो तुमसे एक्स्ट्रा राजस्व या फिर एक्स्ट्रा कर, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं ले सकते थे। तो इससे क्या हुआ? जो किसान थे वो बच गए। तो ये था पट्टा और कबूलियत। ये उसके थे भूमि सुधार। दूसरा जो सुधार शेरशाह सूरी ने किया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर और मुद्रा को बढ़ावा। पुराने समय में जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन, जितना ज्यादा शहरीकरण होता था ना, उतना ही ज्यादा वो स्टेट अच्छा होता था, यानी कि वो राज्य अच्छा होता था। क्योंकि जितना ज्यादा शहरीकरण होगा उसमें उतना ही ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, यानी कि उसमें उतना ही ज्यादा ट्रेड होगा। तो पुराने समय में क्या होता था कि शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाता था। अब शहरीकरण को बढ़ावा मुद्रा के बिना दिया नहीं जा सकता, क्योंकि आप जो भी ट्रेड करोगे वो किस में करोगे? मुद्रा में ही तो करोगे, मुद्रा में ही करोगे। आप किसी को जाके ये तो नहीं बोल सकते, आज के समय में हम किसी को जाके ये तो नहीं बोल सकते कि हम तुम्हें 10 क्विंटल गेहूं देंगे, लाओ मुझे एक आईफोन दे दो, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। हमें उनको पैसे ही देने पड़ेंगे, मुद्रा ही देनी पड़ेगी। तो जो शहरीकरण था वो कैसे बढ़ेगा? मुद्रा की वजह से। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर और करेंसी को बढ़ावा दे दिया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मुद्रा को बढ़ावा दिया। मुद्रा को कैसे बढ़ावा दिया? उन्होंने 3 मुद्राएं चलाई। पहली थी अशर्फी, दूसरी थी रुपया और तीसरी थी दाम। अशर्फी जो थी वो सोने की होती थी, गोल्ड की, सोने की। रुपया जो था वो सिल्वर का होता था, यानी कि चांदी का। और दाम जो था वो कॉपर का होता था। 3 मुद्राएं चलाई शेरशाह सूरी ने, अशर्फी सोने का, रुपया सिल्वर का और दाम कॉपर का। और इन तीनों मुद्राओं की जो स्टैंडर्ड था, इन तीनों मुद्राओं की जो औकात थी वो इतनी जबरदस्त थी कि ये 1835 तक चली हैं। 1835 तक, 1835 तक ये मुद्राएं चली हैं। अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने इन मुद्राओं को बंद किया था। इतना इतना अच्छा स्टैंडर्ड था इन मुद्राओं का। तो पहली उसने मुद्राएं चलाई। दूसरा क्या किया? जीटी रोड, पेशावर से लेकर सोनारगांव तक। सोनारगांव कहाँ है? बांग्लादेश में। पेशावर से लेकर सोनारगांव तक उसने जीटी रोड बनाया, जो आज भी प्रेजेंट है। जो ये लाहौर अमृतसर वाला एरिया है ना, पूरा जो रोड जाता है वो था जीटी रोड, पेशावर से लेके सोनारगांव तक। तीसरा उसने क्या सुधार किया? स्थानीय सड़कें बनाई। स्थानीय सड़कें मतलब जितने भी लोकल सड़कें अपनी बनती रहती हैं, लोकल सड़कें जो भी हैं वो भी बनाई उसने। और सराय बनाए। सराय मतलब ठहरने के स्थान। कई बार क्या होता था, जैसे ऐसा होता था कि लोग जहाँ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते थे ना, तो उनके पास रुकने की कोई चीज नहीं होती थी, तो वो कहीं उनके रुकने का ऐसा कोई प्रबंध नहीं था। तो इसने सराय बनवाई। और सराय तो इतनी ज्यादा बनाई उन्होंने कि आपको ये कहते थे कि हर 2-3-4 किलोमीटर पर एक सराय मिल जाती थी। इतनी ज्यादा सराय बनवाई इन्होंने। सराय मतलब एक तरह से धर्मशाला जिसको बोलते हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो ये थे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और मुद्रा के सुधार। तीसरा था कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था। अब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के लिए विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है वो विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी कानून व्यवस्था के लिए। कैसे? किस चीज के लिए? वो जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, यानी कि स्थानीय जिम्मेदारी का सिद्धांत। स्थानीय जिम्मेदारी का सिद्धांत क्या होता था कि सपोज किसी आदमी को लूट लिया गया,
उसके पास पैसे थे तो उसको लूट लिया गया। तो ये जो थी वो एमएलए जो था ना, वहां का जो एमएलए था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो चोर को ढूंढे। अगर एमएलए नहीं ढूंढ पा रहा तो जो एमपी था वहां का, मान लो सपोज मैं आज का उदाहरण दे रहा हूं आज के समय का, तो जो एमपी था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि भाई ढूंढो उसको। और एमपी नहीं ढूंढ पाता था तो जो यानी कि जो भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, हमारा गवर्नर जो भी है, उसकी जिम्मेदारी होती थी। और अगर तीनों ही नहीं ढूंढ पाए तो तीनों को कैपिटल पनिशमेंट, तीनों को फांसी दे दी जाती थी। आप समझ रहे हो कि जब भी कोई आदमी लूटा है ना, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती थी? कॉर्पोरेटर की होती थी, एमएलए की होती थी, एमपी की होती थी, गवर्नर की होती थी। इन सब की जिम्मेदारी होती थी कि तुम्हारे राज्य में इस आदमी को कैसे लूट लिया गया। और उन तीनों की जिम्मेदारी होती थी कि उस चोर को ढूंढ के निकाले। अगर उन तीनों ने उस चोर को ढूंढ के नहीं निकाला ना, तो तीनों को फांसी की सजा दे दी जाती थी। तीनों को, मतलब एक तरह से ये होता था कि चोर को ढूंढ के निकालना है। अगर आप चोर को ढूंढ के नहीं निकाले तो आप उसको, आदमी को कॉम्पनसेशन दे दो, मतलब एक तरह से उसको भत्ता दे दो। अगर आपने भत्ता नहीं दिया तो आप तीनों को फांसी दे दी जाएगी। तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री में फेमस है। तो शेरशाह सूरी के शासन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बूढ़ी बुढ़िया रात के 12 बजे भी अगर अपने सर पर सोने की से भरी हुई टोकरी लेकर जा रही है ना, तो भी वो इतनी आराम से चल पाती थी, क्योंकि उसको कोई खतरा ही नहीं रहता था। उसको ये पता था कि अगर मुझे किसी ने मेरे से ये सोना लूट लिया तो इतनी अच्छी शासन, उतनी अच्छी कानून व्यवस्था है कि मुझे वो मेरा सोना वापस मिल जाएगा। तो ये था शेरशाह सूरी के कानून व्यवस्था। चौथा है, शेरशाह सूरी ने जो चारों अपने दरवाजे थे, चारों जो डोर्स थे, उन पे कब्जा करने की कोशिश करी। अपने पुराने समय में 4 दरवाजे कौन थे? पहला था नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब पाकिस्तान वाला जो इलाका है, वो वाला जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, वो इलाका नॉर्थ वेस्ट बोलते थे। दूसरा हमारा दरवाजा था गुजरात, द्वार था हमारा गुजरात। तीसरा द्वार था हमारा बंगाल और चौथा द्वार था हमारा डेक्कन, जिसको हम दक्कन भी बोलते हैं। इन चारों द्वारों को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी। ऑक्यूपाई मतलब एक तरह से कब्जा करने की कोशिश करी, क्योंकि अगर आपका चारों द्वारों पे कब्जा है तो मतलब आपका पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा है। तो शेरशाह सूरी ने इन चारों द्वारों पे कब्जा करने की कोशिश करी। और इसी कब्जा करने की कोशिश में जब वो कलंजर के किले को जीतने जा रहा था ना, तो जो उन्होंने जो तोप से जो गोला चलाया, वो गोला बैकफायर हो गया, यानी कि पीछे उन्हीं के आके लग गया और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह सूरी की कलंजर में मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह सूरी के बाद जो राजा बनता है उसको बोलते हैं हम इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह जो है वो एक राजा, मतलब इतना महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, उसको हम लेजिस्लेटिव किंग बोलते हैं, यानी कि विधायी राजा। क्योंकि जो शेरशाह सूरी ने जो विधान बनाए थे ना, जो भी हमारे विधान या फिर नियम बनाए थे, उसको इन्होंने एक तरह से अरेंज कर दिया। मतलब अरेंज मतलब एक तरह से उनको एक, मतलब किताबी फॉर्म में लिख दिया उनको, तो इसलिए इसको विधायी राजा कहते हैं इब्राहिम शाह में। लेकिन इब्राहिम शाह की डेथ के बाद, इब्राहिम शाह की मौत के बाद कोई भी ऐसा सूर राजा नहीं था, सूर राजवंश का ऐसा कोई राजा नहीं था जो शेरशाह सूरी की दी हुई विरासत को आगे ले जाए। और जो सूर के जो लोग थे ना, सूर राजवंश के जो लोग थे, वो आपस ही में लड़ने लगे। और आपस में लड़ने लगे तो उसके बाद क्या होता है कि जो हुमायूं के लिए बहुत अच्छी मौका था, हुमायूं के लिए, क्योंकि हुमायूं क्या था, वो भारत से बाहर जा चुका था, शेरशाह सूरी ने ही उसको बाहर भेजा था। अब हुमायूं के लिए बहुत अच्छा मौका था इंडिया में वापस आने का, हिंदुस्तान में वापस आने का। क्यों? क्योंकि ये जो सूर लोग थे ना, ये आपस ही में लड़ने लग गए थे। तो शेरशाह सूरी के लिए बहुत अच्छा मौका था वापस आने का। तो शेरशाह सूरी हुमायूं के लिए बहुत अच्छा मौका था हिंदुस्तान में वापस आने का। और हुमायूं वापस आता है और मछियावाड़ा का युद्ध लड़ता है। जो सूर लोग थे और जो हुमायूं था वो मछियावाड़ा में मिलते हैं। तो मछियावाड़ा का युद्ध होता है 1555 में। जो सूर लोग थे वो परास्त हो गए और जो हिंदुस्तान में फिर से मुगलों का शासन आ गया। किसका आ गया? मुगलों का। अब हुमायूं का शासन फिर से आ गया। लेकिन इससे पहले कि हुमायूं अपने शासन को और ज्यादा दुरुस्त कर पाता, वो अपनी बनाई हुई लाइब्रेरी, अपनी बनाए हुए पुस्तकालय शेर मंडल में उसकी सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं के बाद जो राजा आता है उसको कहते हैं अकबर द ग्रेट। तो अगला अकबर द ग्रेट।